सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को और प्यारी बुआ को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राजुल बिटिया। देखो भाई, ऐसा है कि राजुल कहने के चक्कर में नमस्कार की जगह ल पहले ही लग गया। तुम्हारा राजुल जो था वो इधर लग गया, तो ऐसा भी होता है। लगता है कि ला बड़ा गड़बड़ करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं करता है भाई। ना ना ला तो देखो ऐसा है ना कि ला 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 तो सब चीज ला, खुशियां ला, पैसा ला, ऐश्वर्य ला, लेकिन साथ में संतोष भी ला। और स्पष्टवादिता ला, लेकिन अशिष्टता मत ला। ये जो बहुत इसके बीच में बारीक सी रेखा है, बहुत बहुत बारीक है वो, बिल्कुल तो बाल बराबर। इस बारे में बात करें, है ना? है बहुत मुश्किल इस पर बात करना, इस पर चलना, इसको समझना, लेकिन भाई हमारे श्रोता हमारे साथ है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। हाँ, स्पष्टवादिता और अशिष्टता, इन दोनों को वो किस नजरिए से देखते हैं? एक ही है या अलग अलग है? और कितना अच्छा लगता है, कितना बुरा लगता है, या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हादसा भी तो हो जाता है अक्सर कि आपने तो ये स्पष्टवादिता दिखाई और कहीं ना कहीं किसी ने और कुछ समझा। तो इसके बारे में बात करेंगे। और खरीदारी में समझदारी है कि नहीं है? है तो, लेकिन खरीदारी के संग समझदारी किन किन चीजों पर रखें, इस बात पर बात करेंगे। हाँ, समझदारी में हम ज्यादातर पैसे देख लेते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं समझने समझाने की। तो चलिए एक बार मिलकर देखते हैं, तो हो सकता है इस बार की खरीदारी समझदारी से हो जाए। वैसे बहुत हद तक हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी जो छोटी छोटी चीजें बाकी हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो तो अभी बाकी है, और जब छुट्टी होगी तभी तो सब करेंगे। बुआ, बहुत से लोग ये भी तो सोचते हैं ना कि दिवाली के बाद करा जाएगा। ऐसा भी? हाँ, बाजार में भीड़ नहीं रहेगी ज्यादा। अच्छा, ये भी समझदारी है। ओहो हो, क्या बात है। तो चलो, समझदारी की बात से पहले ये बता दे कि आज सखी विशेष में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, उनका नाम लेते ही उनके मस्तक पर एक बड़ा सा लाल गोल टीका याद आ जाता है। और उनके जो एकदम समझ लीजिए कि जिसको कहते हैं स्वर्गिक थिरकन जी, उसका एहसास होता है। बिल्कुल। महान नृत्यांगना सितारा देवी की बात आज हम करेंगे। आज उनकी जन्मतिथि भी है। और बुआ, दिवाली की बात की है ना जी, तो भैया रसोई में तो खूब चहल पहल ही रहनी है। भैया हमने बिल्कुल अभी इसीलिए नहीं की है क्योंकि तुम फिर कहोगे कि व्यंजन बताइए। बताना पड़ेगा। हाँ बुआ, चलो ठीक है, व्यंजन तो बताएंगे ही बताएंगे। तो ठीक है, बता देंगे, और हमारे साथी भी जरूर बताएंगे, क्योंकि हम गीत सुनवा देते हैं पहले। तैयार हो जाइए आप लोग। ठीक है। That is
मुझ पे हुआ कि दिल जब तन्हा लगता है, मुझे कुछ ऐसा लगता है तू झांक रहा है अखियों में हो। तरके तरके चुनरिया राज भरी अखियों में। आज का हर एक पल सुंदर है, कल क्या हो किसको ये खबर है। लंबा सफर जिंदगी मुख्तसर है। डर लग रहा है क्या जाने क्या हो, दिल तुझको मैंने जब से दिया, उड़ी है नींदें आंखों से तेरी ऐसी ही बातों से, बदनाम हुई हूँ सखियों में हो। तरके चुनरिया राज भरी अखियों में। ओ मैया गाए सगन सहना होके मगन नाचे सखियों में। नैनों में निंदिया, निंदिया में सपने, सपनों में साजन जब से बसा, बहारी आई जीवन में, नई हलचल है तन मन में, एक रूप बसा है अखियों में हो। तरके चुनरिया राज भरी अखियों में। तारों से ये मांग सजा दूं, होठों पे एक फूल खिला दूं, तेरे लिए सारी दुनिया भुला दूं। महकेगा सारा गुलशन हमारा, दिल का सहारा, बाहें तेरी खुशी से हरी भरी होगी, ये दुनिया तेरी मेरी होगी, एक फूल खिलेगा बगियों में हो। तरके चुनरिया राज भरी अखियों में। ओ मैया गाए सगन सहना होके मगन नाचे सखियों में। तरके चुनरिया राज भरी। बुआ, पूरा जब उत्सवी माहौल होता जी। है तो मतलब खाने खिलाने की बात जैसे हमने शुरू की ना, हाँ। तो हमारे एक साथी ने लिखा कि व्यंजनों का इंतजार है। हाँ। तो हमें इंतजार ये है, हम तो जो व्यंजन लेकर आए हैं वो तो आए हैं, हाँ। हमें ये इस बात का इंतजार है कि इस दिवाली हमारे जो साथी वो लोग क्या बना रहे हैं। वो लोग क्या बना रहे हैं ना, उन्होंने लेकिन उसके संग संग कॉपी और पेन भी दिखा दिया है कि वो लिखेंगे बस, नहीं तो कड़छी और वो गैस भी दिखाते हैं। तुम ज्यादा ना उम्मीद ना रखो, तो अब रख लो, चलो ठीक है, देखते हैं, हो सकता है तुमने उम्मीद किया है तो हमारे साथी करेंगे, भाई राजुल बिटिया का मन है तो कुछ भेज देंगे एक आध व्यंजन, लेकिन हमने भी कुछ बनाया वही हम बताएंगे भैया, क्योंकि हमने सोन पापड़ी बताई थी वो हमसे नहीं बनी, तो कृपया हमें माफ कीजिएगा। ये हमने देखकर कहीं और से नकल मार के बताया था, वो नहीं बनी भाई, बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, और बहुत आसानी से किसी की बन जाए सोन पापड़ी तो बताना। अच्छा। अरे हाथ जल गया भैया, बड़ा बुरा हाल है। अरे छोड़ो इसकी बात मत करो, सितारा देवी जी की बात करो, जिन्होंने इतने संघर्ष से सीखा नृत्य, और भाई घर में उन्हें धन्नो कहा जाता था, और इसकी वजह यह थी कि उनका जन्म धनतेरस को हुआ था और इसी वजह से नाम धन्नो पड़ गया। वैसे उनका असली नाम धनलक्ष्मी और था, और उनका जन्म 8 नवंबर 1920 को कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से वाराणसी में रहता था, और उनके पिता सुखदेव महाराज भी वो कथक के बहुत अच्छे जानकार थे, साथ ही संस्कृत के विद्वान भी थे। सिर्फ 8 साल की थी वो तब उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन उनको स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, उस वजह से उनका विवाह
टूट गया। आश्चर्य की बात है। विवाह टूटने के बाद उन्होंने पढ़ाई की, नृत्य सीखा और शुरू में बहन तारा से नृत्य सीखा। नृत्य सीखने की शुरुआत उस समय एक अखबार की हेडलाइन से हुई थी जिसमें उनके नृत्य प्रदर्शन के बारे में लिखा था। एक बालिका धन्नो ने अपने नृत्य प्रदर्शन से दर्शकों को चमत्कृत किया। दरअसल जब वो स्कूल गई तो उनके नृत्य से टीचर ऐसी प्रभावित हुई कि सितारा को ही सभी बच्चों को डांस सिखाने की जिम्मेदारी दे दी गई। कितनी बड़ी बात थी। और जब सितारा देवी ने स्टेज पर प्रस्तुति दी तो देखने वालों के साथ ही अखबार में भी उनके नृत्य की खूब सराहना की गई। तो बस यही बात जब छपी पेपर पे तो उनके पिता को भी लगा कि इन्हें डांस सीखना चाहिए जी। वैसे मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने उनके प्रदर्शन को देखकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बहुत भाव विभोर हो गए थे और उन्होंने उनको नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि दी थी जी। और इसके अलावा उन्होंने शंभू महाराज और पंडित बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज से भी नृत्य की शिक्षा ग्रहण की थी। घर में तो अपनी बहन से सीखा था। फिर नृत्य की लगन के कारण उनको स्कूल भी छोड़ना पड़ा। तो फिर 11 वर्ष की जब हुई तो उनका परिवार मुंबई चला गया। जी हाँ, मुंबई में उन्होंने जहांगीर हॉल में अपना पहला सार्वजनिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसके बाद कथक को लोकप्रिय बनाने की उनकी यात्रा शुरू हो गई और फिर वो आगे बढ़ती ही चली गई। देश विदेश में अपने कार्यक्रमों से लोगों को मंत्रमुग्ध करने लगी। सितारा देवी जी का नृत्य बनारस और लखनऊ घराने के कथक नृत्य के तत्वों का संगम माना जाता है। दोनों शैली अलग अलग है और दोनों का सम्मिश्रण था उनके नृत्य में। वो कथक के अलावा भरतनाट्यम सहित कई भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों और लोक नृत्यों में पारंगत थी। उन्होंने रूसी बैले और पश्चिम के कुछ और नृत्य भी सीखे थे। 60 के दशक से भी ज्यादा समय तक वो सक्रिय रही नृत्य के क्षेत्र में और उन्होंने कथक नृत्य को फिल्म जगत से भी जोड़ा। बड़ी माँ, चांद, दुख सुख जैसे कई फिल्में उन्होंने की। मदर इंडिया उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने बतौर डांसर काम किया था। फिल्म में उन्होंने लड़के की वेशभूषा में होली के गाने पर डांस किया था। तो इसके अलावा उन्होंने अभिनेत्रियों को भी कथक सिखाया, बहुत सारी जानी मानी अभिनेत्रियों को। सितारा देवी को 1969 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाजा गया और 1973 में पद्म भूषण और 1995 में कालिदास सम्मान से नवाजा गया। इसके अलावा भी उन्हें दूसरे देशों में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 25 नवंबर 2014 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और यही बहुत सारी इस तरीके की जो जानकारी है कि कैसे विवाह टूटा और फिर कैसे वो जिद करी, उन्होंने पढ़ाई की और कैसे वो नृत्य करती थी, सीखती थी, ये सारी चीज़ें हमारे साथियों ने भी सब कुछ लिख कर भेजा है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य साम्राज्ञी कहकर संबोधित किया जब वो 16 वर्ष की थी। ये भी जानकारी सब हमारे साथियों ने बड़े विस्तार से लिख कर भेजी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी जो जानकारी हमने दी उसमें सहयोग दिया, अपनी जानकारी उसमें जोड़ दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वही तो होता ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा। क्या बात है। तो बुआ फिर मदर इंडिया फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। अरे जिया हो जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, हंस ले जरा गाले, अरे हंस ले जरा गाले। सावन है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, अरे हंस ले जरा गाले। नाचे मेरा मन
करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कर। अरे पागल, अरे पागल मतवाला जिया, अरे जिया हो। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी, कुछ दे दे निशानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी, अरे कुछ दे दे निशानी। है बड़ी जादू भरी मेरी गली, साथ मेरे चल। दुनिया है बड़ी जादू भरी मेरी गली, साथ मेरे चल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल मतवाला जिया, करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल मतवाला जिया, अरे जिया। तो बुआ- मतवाला जिया। वैसे ऐसा नृत्य एक ऐसी ही चीज है कि बस नाचते समय ना मतवाला ही हो जाता है जिया। जो बिल्कुल ऐसे कलाकार होते हैं वो जी। डूब कर नाचते हैं। डूब कर नाचते हैं, और जो डूब कर नाचते हैं, दिल से नाचते हैं, वो लोगों के दिल तक पहुंचते भी हैं। जो भी काम दिल से किया जाए वो दिल तक पहुंचता है। इसीलिए दिल से बोले, सत्य बोले, लेकिन प्रिय बोले। हमारे एक साथी ने याद दिला दिया है, क्योंकि हमारा जो विषय है आज स्पष्टवादिता और अशिष्टता, इसके बारे में लिख रहे हैं कि अशिष्टता के बारे में वेद और पुराणों में भी कुछ पंक्तियां कही गई हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। अर्थात सत्य बोलो परंतु प्रिय बोलो, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य भी अशिष्टता की ही श्रेणी में आता है, यानी सलीके से कहा जाए। बिल्कुल। तो एक हमारे साथी ने यह भी कहा है ना कि आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो मनुष्य स्पष्टवादी होते हैं वो कभी किसी को भी धोखा नहीं देते हैं। ऐसे लोगों का मन एकदम साफ होता है। इन लोगों के दिल में जो होता है वही मुंह पर भी होता है। कई बार इन लोगों की बातें सामने वालों को चुभ जाती हैं। ये बात तो है। तो बस वही बात है ना कि तरीका होना चाहिए कहने का। आप अपनी बात रखें, लेकिन दूसरे की बात को बिना काटे रखें। अक्सर होता क्या है कि हम जब सोचते हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं या जो ये बात सही है, ये इस समय जो मान लो किसी भी वजह से कोई गलत बोल रहा है, तो हम उसको स्पष्ट करने के लिए कि ये बात सही है, ये जो आपने बोला ये गलत बताने लगते हैं। तो बेहतर है कि उसे ये ना बताएं कि आप गलत बोल रहे हैं, बल्कि ये बताएं कि ये सत्य है। बाकी आपने क्या कहा है उसको अगर आप नजरअंदाज कर सकते हैं तो बेहतर है। और आप ये कह भी सकते हैं कि मतलब आपको ये बताने की जरूरत क्या है कि ये गलत है। बिल्कुल, है ना। मतलब स्पष्टवादिता वो भी हो सकती है बुआ, जो दूसरों के लिए जो कहना मुश्किल हो वो आपने कह दिया। हाँ, ये भी बात है, स्पष्टवादिता है। और स्पष्टवादिता ये भी है कि आपकी दिल की जो बात है, आप किसी को यहाँ पर आप कोई वो नहीं बैठे हुए, जज नहीं है आप। हाँ। कि ये बताएं कि नहीं ये सत्य है ये असत्य है ना। बिल्कुल। और बल्कि आप अपनी बात बताएं कि हमको ये पसंद है। अक्सर लोग अपनी बात को दबा जाते हैं, वो भी स्पष्टवादिता में आता है कि अपनी बात बता दीजिए कि भाई हमको ये बात नहीं अच्छी लगी। उसको लेकिन बड़े सहज तरीके से, बड़े प्यार से कह सकते हैं कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी पसंद थोड़ी अलग है, हमारी ये पसंद है ना। बिल्कुल। तो ये हो गई स्पष्टवादिता। और अशिष्टता ये हो गई कि आपने उद्दंडता अपना ली। हाँ, वही तो ना। समाज के नियमों के विरुद्ध हो गए आप, और कुछ आपने ऐसा किया जैसे कि अपने होता नहीं कई बार कि अपने में ही लिप्त हैं। हाँ, हमारे साथी ने ध्यान ही नहीं रखा। हमारे साथी ने यही लिखकर भेजा है। अशिष्टता का शाब्दिक अर्थ होता है उद्दंडता। उद्दंडता समाज के नियमों के विरुद्ध होता है। ये वो अनैतिक गुण है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने सभी आदर्शों को खो देता है। अशिष्ट व्यक्ति के लिए लौकिक तथा पारलौकिक दोनों सुख दुर्लभ है। अशिष्टता के आधार पर एक बुरे चरित्र का व्यक्ति भले ही अपार संपत्ति अर्जित कर ले और उसके बल पर अपने अहम की तुष्टि कर ले। तो काफी पारलौकिक बात इन्होंने कर दी।
लेकिन महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के अशिष्ट होना ये है कि किसी की भी परवाह ना करना, बिल्कुल। बस हमेशा ये भी, अगर ये बहुत से लोग ऐसे कहते सुने जाते हैं कि तो हम नहीं डरते, हमने तो उड़ा दी उनके सामने, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से उनको सुना दिया हमने। इस बात को बहुत वो उससे कहते हैं। और स्पष्टवादी वही होगा जो सही गलत जो उसे लगे उसको विनम्रता पूर्वक अपनी बात वो कह दे। देखो राजू, जैसे कि अभी हम बैठे हुए हैं, एक उदाहरण लेते हैं, 4 लोग हम बैठे हुए हैं, अगर आपने अपना एक मंतव्य रखा तो अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आपसे कोई पूछ नहीं रहा है कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, लेकिन ये बताने के लिए कि हम बड़े स्पष्टवादी, हम ठोक के बकायदा कहेंगे कि नहीं ये बहुत गलत है। अरे आप चुप रह जाइए ना, जरूरी है। जब कोई गलत ऐसा हो रहा हो कि हाँ भाई ये खाना किसने पकाया है या ये है, तो तब आप स्पष्ट करिए कि भाई हमने नहीं बनाया था, या उन्होंने जबरदस्ती की थी तो हमने किया। वहां पर आप पीछे मत रहिए, वो स्पष्टवादिता ठीक है। या आप गलत कहीं फंस रहे हैं या कोई और फंस रहा है, तब आप स्पष्ट बता दीजिए कि नहीं भाई देखिए यहाँ पर हमने देखा है, ये हमारे सामने ये बात हुई थी और इन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा। फिर आप अपनी राय मत बताइए उसमें कि ये बताया इन्होंने था, इन्होंने तो नहीं इनको नहीं बताना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था, ये सब मत करिए। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अच्छा बुआ, ये भी तो होता है ना कि स्पष्टवादिता में आपको वो बातें करनी है जो मतलब सच तो बोलना है, लेकिन जैसे कि आपका कोई मित्र है, वो आपसे कोई सलाह ले रहा है और आपको पता है कि वो उसको वो चीज बहुत प्रिय है, वो जो कर रहा है उसके लिए बड़ा उसके अंदर भाव है और उसको पूरी लगाव है, बहुत उसको करना चाह रहा है। तो या किसी मान लीजिए रिश्ता ही कहीं तय हो रहा है और उसको मित्र को लड़की बहुत पसंद आ गई है या लड़का बहुत पसंद आ गया है, जो भी बात है, अगर कोई चीज वो बहुत पसंद कर रहा है लेकिन आपको उसका कोई एक अवगुण दिख गया है तो उस वक्त आप पहले जांच परख लें कि वाकई वो अवगुण सही है या नहीं, और उसके बाद फिर अपनी स्पष्टवादिता का उदाहरण नमूना पेश करें। मतलब सीधे सीधे उसको ये कह देना, भाई बात काट न दे, काट न दे, बिना प्रमाण के ना कहें। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर देखो प्रमाण के बाद भी बहुत संभल के बोलना होगा, है ना। अगर आपके पास प्रमाण भी है, जैसे मान लीजिए आप अपने बेटे की शादी के लिए कहीं आपने लड़की पसंद की है बेटे की शादी के लिए, और आपको सब बहुत 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 अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके मित्र को कुछ ऐसा पता चला है कि आपको वहां संबंध नहीं करना चाहिए, या किसी और मामले में भी हो सकता है, जैसे किसी नौकरी के मामले में अगर आप बिल्कुल बहुत ज्यादा शिद्दत से आप चाह रहे हैं कि हमें वहां जाना ही है, घूमने ही जाना है, लेकिन आपका मित्र को लग रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये इसे नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप पहले तो उन्हें पहले उसकी अच्छे से बात सुन लीजिए और सब जितना वो तारीफ कर रहा है पहले सब में हाँ मिलाइए और कहिए नहीं बहुत अच्छा तुमने कहा, बहुत। फिर धीरे से आप बताइए कि देखो बुरा मत मानना, बहुत धैर्य से सुनना इस बात को, यानी कि उसको पहले मानसिक रूप से आप तैयार कीजिए कि हम देखो कुछ और बताने जा रहे हैं, हो सकता है कि तुमको इस बात से बहुत क्षोभ हो, बहुत दुख पहुंचे, लेकिन इसके लिए तुम पहले तैयार हो जाओ और हमें बिल्कुल हम आश्वस्त हैं, तुम हमें मित्र मानते हो ना, पहले उसको पुख्ता कर लीजिए कि वो आपको कितना मानता है और तब आप अपनी बात रखें। ये मुहर तो लगनी जरूरी है, ये मुहर लगा लीजिए उस समय फिर से एक बार क्योंकि होता क्या है कि हम जब कुछ अच्छा देखते हैं ना तो हमें सच में कुछ नहीं दिखाई देता है। ये भी कुछ उदाहरण भी उसे दीजिए कि जब हम बहुत अच्छा देखते हैं तो वाकई कोई दूर खड़ा जब देखता है तो उसको बहुत तटस्थ भाव से तो उसे कुछ खामियां या जो भी सच्चाई है वो दिखाई देती है। तो देखो भाई हम इसलिए बता रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर भी हमारे मित्र हो तुम, तो हम यही चाहेंगे कि भाई ये मत करो तो अच्छा रहेगा, है ना। जहाँ पर स्पष्ट और थोड़ा समय ले लो, विचार कर लो, है ना, और हम हैं तुम्हारे साथ। ये सारे आश्वासन देने के बाद आप स्पष्टवादी बने, तब तो मजा है। और बुआ जबकि होता यह है, अगर यही बात कोई अगर अशिष्टता तब बन जाएगी जब आप उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, कितने मूर्ख हो, बिल्कुल बकायदा कह देंगे, इतने दिन से तुम देख रहे हो तुम्हें ये नहीं दिखाई पड़ा, मतलब उसकी गलतियां बता के अगर बताते हैं तो पुरानी गलतियों का भी वो जोड़ देंगे। हाँ, तुमने पहले भी यही किया था, पहले भी तुमने यही किया था, तुम हमेशा यही करते, तो ऐसा न करें। ये स्पष्टवादिता की क्या जरूरत है, जो गुजर गया अब उसके बारे में भी उसको 100 मतलब एक सूची तो हर समय हम लोग के पास रहती है सबकी गलतियों की, बहुत लंबी चौड़ी रहती है। जब मर्जी हो एकदम हाजिर ट्रम्प कार्ड की तरह खेल देते हैं, तो कृपया ना खेलें उसको, थोड़ा संभाल के चलें। और हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है क्या? गीत का। हाँ बिल्कुल खेल देंगे, बिल्कुल खेलेंगे। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हैं जैसे चमन में, तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही
मेरे जीवन में फूल ही फूल हैं जैसे चमन में। देखो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। तुमसे दिल का चैन है, तुम्हीं से है करार। तुम ना रूठना के रूठ जाएगी बहार। देखो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हैं जैसे चमन में। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। तो आएगा यकीन। देखो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हैं जैसे चमन में। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। बुआ अब एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौटते हैं। देखो ये भी स्पष्टवादिता है। बोलो। छोटा सा ब्रेक पूरा हो गया और हम लौट आए हैं कार्यक्रम सखी सहेली में, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। और बुआ क्या लाए हम, सोचिए। स्पष्टवादिता। स्पष्टवादिता व्यक्ति की निडरता को प्रदर्शित। अरे हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है। हाँ देखा, चुप हो गई ना। जैसे ही हमने कहा श्रोता, हम सब एकदम अलर्ट हो जाते हैं। स्पष्टवादिता व्यक्ति की निडरता को प्रदर्शित करता है, जबकि इसके विपरीत अशिष्ट, ईर्ष्यालु और डरपोक होते हैं। ये एक है बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि डरते हैं ना, वो सोच समझ के बोलते हैं, ऐसा बोले नहीं बोले, तो कहीं ना कहीं अच्छा इंप्रेशन बनाए रखने के चक्कर में भी बहुत सारी चीजें हम छुपा जाते हैं। चुप रहना अलग बात है, स्पष्टवादी होना अलग बात है, और अशिष्ट होना बिल्कुल अलग बात है। तो इन सारी चीजों को जोड़िए, मिलाइए मत। जैसे कि खाने बनाने में सब चीजों को अलग अलग रखना पड़ता है ना। हाँ। तो क्या बताने जा रही हो, कुछ बताने जा रही हो? मिलाइए। हाँ बिल्कुल, खाना बनाने में हमारे एक साथी ने भेजा है। हाँ। चटपटा इन्होंने बताया है, नवरत्न मिक्सचर। तो उसके लिए काबुली चना आधा कटोरी, चना दाल आधा कटोरी, खड़ी मसूर आधा कटोरी, मूंगफली दाना आधा कटोरी, पोहा तलने वाला एक कटोरी, मतलब मोटा वाला जो पोहा होता है। और बारीक सेव 2 कटोरी, लाल हरी नमकीन बूंदी 1 कटोरी, काजू किशमिश हरी मिर्च 4-5 बारीक कटी हुई, पुदीना धनिया नारियल चिप्स 50 ग्राम, चाट मसाला 50 ग्राम, नमक स्वादानुसार। अब विधि क्या करेंगे कि काबुली चना, चना दाल, मसूर दाल, इन सबको 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे
उसके बाद पानी निथार के कपड़े पर फैला देंगे, तेल गरम करेंगे और एक एक करके सभी को तल लेंगे। यानी कि पानी लेकिन अच्छे से इसमें से निथर जाना चाहिए, हाँ, लगभग सूख सा जाए। हाँ, दिमाग तर करेगा, दिमाग उड़ जाएगा तो आपको पटाखे खरीदने नहीं पड़ेंगे। फिर इन्हें कागज पर निकाल लें, जी, मतलब हाँ, ताकि जो सूख ले। हाँ। उसके बाद अब अलग से कढ़ाई में जरा सा तेल गरम करें और मूंगफली दाना सेक कर निकाल लें। जी। हरी मिर्च तलें, पुदीना, धनिया, काजू, किशमिश और नारियल चिप्स भी तल लें। पुदीना कैसे तलेंगे बुआ? अच्छा, पुदीना का छौंक मार देंगे। पुदीना का वो सूखा पाउडर ये कह रहे होंगे ना, वो डाल सकते हैं आप उसमें। जी। फिर सभी को कागज पर निकाल लें। सभी सामग्री चाट मसाला और नमक डाल के ठीक से मिक्स कर लें। तैयार है नवरत्न मिक्सचर। कई दिनों तक खराब नहीं होने वाला मिक्सचर, बहुत पसंद, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बाजार की तरह बनता है। चटपटी मूंगफली हम बता देते हैं। सामग्री: 1 प्याला मूंगफली के दाने, बेसन 50 ग्राम चाहिए, हल्दी चाहिए, मिर्च, गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से, तेल चाहिए तलने के लिए। बेसन में सभी मसाले मिलाकर एक थाली में फैला दीजिए, सूखा बेसन। अच्छा। अब मूंगफली के दानों में तेल डालकर चिकना कर लें और बेसन की थाली में से डाल दें। ठीक है, मतलब बेसन के ऊपर इसको फैला दीजिए। फिर पानी के छींटे दीजिए थाली को, तब तक देते रहें और उसको हिलाती रहें थाली को, जब तक कि दानों पर बेसन अच्छी तरह लिपट न जाए। जब अच्छे से लिपट जाएगा तब तेल गरम करके इसमें करारा करारा तल लीजिए और फिर ठंडा करके डिब्बे में रख लीजिए। चाय के साथ सर्व करिए, चाय के संग, हाँ, बाकी सब नमकीन के संग भी सर्व करिए। लेकिन जब खरीदारी करेंगी तभी तो कुछ खरीदारी की बात कर लेते हैं ना बुआ। गाना सुन ले फिर चलिए। हाँ ठीक है, चलो। तेरी आँखों में प्यार मैंने देख लिया, गोरी तू लाख छुपा। तू भी है बेकरार मैंने देख लिया, सैया ना बात बना। तेरी आँखों में प्यार मैंने देख लिया, गोरी तू लाख छुपा। तू भी है बेकरार मैंने देख लिया, सैया ना बात बना। झुकी पल के उठाओ जरा गोरी, अखियाँ न डालो सैया अखियों में मोरी। झुकी झुकी पल के उठाओ जरा गोरी, अखियाँ न डालो सैया अखियों में मोरी। अब तो मैं जान गया गोरी तेरी चोरी, तेरी आँखों में प्यार मैंने देख लिया, गोरी तू लाख छुपा। तू भी है बेकरार मैंने देख लिया, सैया ना बात बना। बचपन बीता कैसे बीतेगी जवानी, धीरे धीरे चलना ये राहें अनजानी। बचपन बीता कैसे बीतेगी जवानी। मैं हूँ नादान मैं ना जानू ये कहानी। तू भी है बेकरार मैंने देख लिया, सैया ना बात बना। तेरी आँखों में प्यार मैंने देख लिया, गोरी तू लाख छुपा। काहे तेरी बत्तियाँ लगे हैं बड़ी प्यारी, मैंने भी तो तेरे लिए सुध है बेसारी। काहे तेरी बत्तियाँ लगे हैं बड़ी प्यारी, मैंने भी तो तेरे लिए सुध है बेसारी। इसको ही प्यार कहे दुनिया ये सारी, तेरी आँखों में प्यार मैंने देख लिया, गोरी तू लाख छुपा। तू भी है बेकरार मैंने देख लिया,
बुआ, हमें याद आ रहा है कि जैसे खरीदारी के लिए हम लोग बड़े उत्सुक रहते थे ना, बाजार जाने के लिए, हैं, कि मतलब बड़ा मजा आता है। अब आता है क्या, अभी भी आता है मजा। तो खरीदारी के बारे में बात करना में भी मजा आता है। ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा है कि वाह, बहुत बढ़िया रोचक विषय है। और खरीदारी के बारे में कह रही है कि खरीदारी में समझदारी बहुत पहले एक विज्ञापन की याद ताजा हो गई, जब सुघड़ गृहिणी कहती थी इस चीज को ही खरीदने में समझदारी है। उनके इस वाक्य से अभिभूत होकर हम वो प्रोडक्ट खरीदते थे। वाह, क्या बात है। और बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने, देखिए, नाम नहीं लिया उस प्रोडक्ट का और बातें भी अपनी कह दी। ये भी कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो है कि समझदारी, जब लगता है कि हाँ समझदारी, तो हर इंसान समझदार बनना चाहता है। तो वैसे तो समय आ गया है, लेकिन फिर भी दिवाली वाले दिन का इंतजार न करें, आखिरी समय तक सब सामान को न टालें, बल्कि आजकल समय जो है ले आए सामान, ले आए। और ऐसे भी जब भी खरीदारी करने चले, कुछ लेने जा रहे हैं अगर आप, तो बाजार में बस ये इस शौक में आके मत ले ले कि अरे वाह ये तो सामान बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अरे दिल तो लेकिन ऐसे ही करता है। तो पहले जो घर में रखा वो निकाल दे, पहले निकाल के क्या करें, को डंपिंग ग्राउंड मत बनाए ना। बन ही जाता है। अभी तो खाने का क्या, पेट को भी बनाएंगे। अभी सब लोग कह रहा है कोई खाता नहीं है, कोई खाता नहीं है, और बनाएगा नहीं है ना बुआ। फिर क्या करें, उसी बात में समझदारी है कि भाई पहले वो सामान या तो सोच लें, जब आप खरीद रहे हैं तभी सोच लें कि अच्छा जो ये सामान है, एक जोड़ा रख ले पुराना। लेकिन कई जोड़े अगर पुराने हैं और उसके बाद आप नया खरीदने जा रहे हैं, जैसे पर्दे होते हैं या तकिए के कवर होते हैं, तो ये सब ऐसी चीजें हैं कि अगर चलिए एक दो आप रख लीजिए, लेकिन इससे ज्यादा रखना जो है वो बिल्कुल कुछ उसका और उपयोग कर लें। भले ही चाहे तो आप कहीं जमीन पर बैठने वाली गद्दी आदि है उस पर चढ़ा लें, तब उसको हटा दें वहां से और तब खरीदें तो अच्छा लगेगा। क्योंकि रखना आप ही को है, फिर उनको संभालना एक बड़ा काम हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें। और इस बात का भी है कि खरीदारी के समय ये भी देख लें कि वो सामान आपके पास पहले से है तो नहीं, आपने मंगवा तो नहीं रखा है और कहीं पीछे रह गया है। हो सकता है कि आप बहुत व्यवस्थित हैं और आपने पहले से उसकी तैयारी कर रखी थी और आप भूल गई, तो एक बार फिर से उसको देख लें, है ना। और सेल और ऑफर अगर कहीं पर है तो इस लाभ उठाएं उसका। नहीं, इस वजह से खरीदारी करने ना जाए कि सेल चल रही, चलो चले, एक तो 4 फ्री मिल रहा है, ले लो, नहीं लेना है तो एक राजुल को दे देंगे, एक बुआ को दे देंगे। हाँ, बुआ और राजुल को पता नहीं, मतलब उसकी खरीद चुके हैं पहले ही। हाँ, ये भी बात सही है। तो पूछ पाछ के खरीदना भैया, हमारे लिए तो खास तौर से पूछ के खरीदना। और देखो एक बात है कि सेल और ऑफर के लोभ से तो बचे ही बचे, लेकिन संग संग जब खरीदारी करने जाएं तो देख लें कि कहीं सेल और ऑफर है तो उसका लाभ भी उठा सकती हैं आप। और पहले भी हमने जैसे बताया कि उन चीजों पर लाभ न उठाएं जो खाद्य पदार्थ हैं या कुछ और है। ऐसी चीजें हैं जिनको देख लें कि अगर आप पुराने भी हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तभी खरीदें, है ना। बिल्कुल। और मतलब पैसे की बचत जहाँ हो वहीं से सामान लें, लेकिन पैसे की बचत के साथ साथ सामान की गुणवत्ता भी देख लें। बिल्कुल, वो भी देखना जरूरी है। और मतलब बचत कई तरीके से करनी, पैसे की बचत, समय की बचत, सामान की गुणवत्ता और स्थान की दूरी जहाँ आप जा रहे हैं। मतलब ये नहीं कि मेवे लाने तो आपको काबुली जाना है ना। क्या बात है, ये बात बिल्कुल तुमने सही कहा कि ये तो देखो मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत दूर चले जाते हैं, उसमें समय, आपकी ऊर्जा और पैसे तो खर्च होते ही आने जाने में। फिर आप उसको तौलिए कि वहां जाएंगे 50 रुपए की बचत होगी, तो क्या हमारी जो ऊर्जा है वो उतनी ही महंगी है या उससे भी और महंगी है। तो किस चीज को बचाना ज्यादा जरूरी है इस समय, ये देखिए आप, है ना। और शॉपिंग बैग अपने साथ कई सारे लेकर जाएं। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है भाई। पॉलिथीन बैग, अभी बड़ा मजा आया, हम एक दुकान पर गए थे और जब उन्होंने पॉलिथीन में तुरंत ऐसे रखना शुरू किया, हमने कहा नहीं भैया ये मत दीजिए आप हमको। तो वो बहुत छोटा दुकानदार, मतलब छोटा कोई सामान था ऐसा, और वो इतने खुश हुए बुजुर्ग, उन्होंने कहा अरे वाह, इस बात को हम अप्रिशिएट करते हैं आपके। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनकी वो खुशी देखकर वाकई अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को ध्यान दिया कि हमने पॉलिथीन बैग मना कर दिया। हमने कहा नहीं मत दीजिए, हम ये कपड़े का थैला लाए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप कपड़े का थैला 2-3 लेकर चलिए क्योंकि आपको सामान लेना है। तो उसके बाद जैसे तुमने शुरू में कहा था ना कि बच्चों को बड़ा मजा आता है, तो बच्चों को लेकर जाएं। नहीं, छोटे बच्चों को तो क्योंकि वो परेशान भी हो जाएंगे। और जरूरी नहीं कि जहाँ पर आप सामान खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पानी की बोतल जो लेके गए हैं वो खत्म हो गई, अब वहाँ पर आसपास कहीं पानी नहीं मिल रहा, तो आप बड़े होकर थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को मुश्किल हो जाएगी। तो इस
वजह से बच्चों को न ले जाओ, और वो बहुत थक भी जाएंगे। बिल्कुल। और भीड़ जब बहुत होती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, घर में तो बहुत उत्सुक रहते हैं। या तो इस व्यवस्था से जाएं कि बहुत पास की कोई खरीदारी अगर आप करने गए हैं और बच्चे का मन है तो वहां कर मतलब 2 बार चले जाएं आप। एक बार जाइए, थोड़ा सा सामान लेकर आ जाइए और फिर उन्हें वो भी समझ जाएंगे कि हो गया बस, अब हमें नहीं जाना है। सेकंड टाइम वो यही कहेंगे। तो आप उनका भी मन रख लीजिए, और क्योंकि भाई त्योहार का समय है, जो उनकी उत्सुकता है उसको भी बनाए रखिए। तो उनको भी बाजार दिखाइए, रौनक दिखा कर ले आइए, और उसके बाद आप बाजार ठीक से करिए। क्योंकि बच्चे जब साथ में रहते हैं तो अक्सर कुछ चीजें छूट जाती हैं, कभी पैसे देने आने में दिक्कत हो जाती है। और पैसों के जो भुगतान की बात आती है तो बहुत आश्वस्त होकर पैसे दें। नोट है अपने जो आप लेकर जाते हैं बाजार में, अगर कैश लेकर जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि बड़े नोट कहाँ रखे हैं आपने, छोटे कहाँ रखे हैं, फुटकर कहाँ रखा है ना। तो इस बात को रखें, और सारी नोट को अलग अलग करके रखें, ताकि ऐसा ना हो कि एक आप निकालें तो 4 बाहर आ जाए। बिल्कुल। और एक बात ये भी देखनी है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट कर रही हैं जी, तो ये जरूर जांच लें कि वहां पर नेटवर्क है कि नहीं, क्योंकि कई बार नेटवर्क नहीं होता और तब आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपका बैंक से तो चला जाता है, आपको ये उस समय काफी इंतजार करना पड़ता है कि भाई वो ये तो हमारे में तो हो रहा है कि हाँ हो गया है, और आपके यहाँ नहीं हो रहा है, उनके पास नेटवर्क नहीं है। तो वो उससे बचने के लिए तब डिजिटल पेमेंट करें, ये अश्योर करके करें। अगर आप बड़ी दुकान पर हैं और कहीं वाईफाई फ्री है तो वहां का इस्तेमाल न करें, अपने डाटा पर ही भरोसा रखिए। और छोटी मोटी चीज है तो आप कैश भी कर सकते हैं, सुविधाजनक रहेगा इस परेशानी में, क्योंकि वहां अगर सच में अचानक नेटवर्क फेल हुआ, आपका पैसा कट गया, उनको नहीं मिला, फिर आपको कैश भी देना पड़ रहा है, तो आप बहुत उलझन में आ जाएंगे। बिल्कुल, तो कैश भी रख लें साथ में, और वो तो है ही है आपका। और गाना सुन, हड़बड़ी में शॉपिंग ना करें भाई। हम गाना तो सुनवा देंगे, हड़बड़ी में गाना तो अच्छा लगता है, लेकिन शॉपिंग ना करें भाई। हाँ, अंतिम समय के लिए, इसीलिए तो कहते हैं नमक छोड़ के रखो।
अब रहा नहीं जाएगा बुआ। देखो बच्चे अगर जाने की जिद करेंगे तो उनके हाथ में लड्डू पकड़ाओगी ना। हाँ, कि लो लड्डू खाओ, तो बनाना पड़ेगा पहले उसके। अच्छा बुआ, कौन सा लड्डू बनाने से पहले हाँ। एक हमारे साथी ने कचौड़ी की रेसिपी लिखी है, वो जरा हम बताओ कि आलू की कचौड़ी इन्होंने बताने की। हाँ, बहुत मजेदार। 2 बड़े चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, 4 आलू को उबाल लें, धनिया सौंफ और जीरा को भूनकर दरदरा पीस लें। फिर कढ़ाई में तेल डालें, आलू मैश करके डालें, पिसा मसाला, नमक, मिर्च, अमचूर और हरा धनिया डालकर भून लें। ठंडा होने को एक और रख दें। आधा किलो मैदा लें, उसमें 2 चम्मच मोइन डालें, गूंदे मैदा की गोल लोई लेकर आलू की स्टफिंग भरे, धीमी आंच पर तले, इमली की चटनी के साथ परोसे। वाह वाह वाह, क्या बात है। इमली की मीठी चटनी हो और खट्टी चटनी हो तो और मजा आ जाएगा। उसमें अगर आपका मन हो तो अगर कुरकुरा आप बना रही हैं तो उसके संग दही भी डाल सकती हैं। हाय हाय, आपने तो बिल्कुल लड्डू 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 दो लड्डू खिलाओ जल्दी से बच्चों को। तो हम सूखे मेवे और खजूर के लड्डू बना लेते हैं। जाड़ा भी आने वाला है जी। तो काजू 1/4 कप काजू ले लें और कटा हुआ खजूर जिसमें से बीज निकाल दिया हो वो आधा किलोग्राम ले लें। बादाम जो है 1/4 कप ले लें, पिस्ते ले लें 1/4 कप जी। घी 2 बड़े चम्मच हो, गोंद कुटा हुआ बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच। और खसखस लेना है 1 बड़ा चम्मच, हरी इलायची का पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच और जायफल पाउडर लेना है आधा छोटा चम्मच। अच्छा, जायफल भी सर्दियाँ आ रही है तो अच्छा रहेगा। खजूर को मिक्सर में दरदरा पीस लें और एक बाउल में निकाल लें। फिर काजू, बादाम और पिस्ते को दरदरा पीस लें और फिर इन सब को एक जगह इकट्ठा करें। जो आपके बाकी कटे हुए मेवे हैं वो सब मिला के उसमें थोड़ा घी मिलाएं, शक्कर मिलाएं और फिर लड्डू बांध लें। क्या बात है, तो बहुत आसान है। बहुत आसान है। हम थोड़ा सा मुश्किल वाला बता देते हैं। चलिए बताइए। चावल ले लीजिए 1 कप। हुआ है ना। हाँ, तो अब काम तुम लोगों से करवाना ना, हमें तो बनाना नहीं, हम बस बता रहे हैं। तो भाई चावल 1 कप ले लीजिए आप, कोई भी चावल हो सकता है। उसको बिल्कुल सूखा कढ़ाई में भून लें, यानी रोस्ट कर लीजिए थोड़ा सा उसको। अच्छा। हाँ, 3-4 मिनट आपको रोस्ट करना रहेगा, खुशबू आने ही लगेगी उसमें से। फिर उसको एक तरफ रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसको आप पीस लीजिए अच्छे से, मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच करीब आप ये शक्कर जो है कढ़ाई में डाल दीजिए। पानी नहीं डालना है अभी, सिर्फ कढ़ाई में डाल दीजिए, गर्म होके वो पिघलने लगेगी। और बिना पानी के? हाँ, बिना पानी के। और वो थोड़ी सी ब्राउन होने लगेगी क्योंकि पिघल जाएगी ना। तो उसका चलाते रहें उसको बराबर, और जब थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तब उसमें 1 कप आप दूध डाल दीजिए। चलाना जरूरी नहीं, चलाना जरूरी नहीं तो चिपक जाएगी बिल्कुल, और वो एकदम कड़ी हो जाएगी। तो बस हल्की सी ब्राउन जैसी होगी, गोल्डन ब्राउन जैसी, तो उसका दूध डाल दीजिए। दूध को खूब अच्छे से उसमें मिला दीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा, दोनों एक रस हो जाएगा। जब ये अच्छे से आप चलाने लगेंगे तो बुलबुले उठने लगेंगे, तो तब उसके बाद आप ये जो चावल हमने पीस कर रखा था ना, उसको आप धीरे धीरे करके डाल दीजिए। और भुना था हमने। हाँ, भून के पीस भी लिया है। ठीक है, वो आप डाल लेंगे, चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, तो 5-7 मिनट के बाद वो जमने लगेगा, या बल्कि कढ़ाई छोड़ देगा। अच्छा। तो उसके बाद तैयारी कर लीजिए जिस थाली में आपको इसको रखना है, क्योंकि आप बर्फी बना रही हैं तो उठे हुए बार की जो बारी वाली थाली आती है ना, जिसके बार उठे रहते हैं, उसमें घी लगा के रख लीजिए, ग्रीस करके उसको। और उसमें जब घी लगा के आपने रखा हुआ है उसमें इसको पलट दीजिए और उसको फैला लीजिए, ऊपर समतल कर लीजिए। उसके ऊपर आप चाहें तो पोस्ते के दाने थोड़े से डाल दीजिए और 1 घंटे के लिए रख दीजिए, उसका सेट हो जाएगा तो बर्फी की तरह काट लीजिए। क्या बात है। तो चावल की बर्फी बन जाएगी बहुत स्वादिष्ट सी। तो इस बार थोड़ी अलग हटके बनेगी। हाँ, ये तो बताना भूल गया कि जिस समय आप घी के बाद शक्कर में जब दूध डाला था आपने, उसी समय उसमें 2 चम्मच आप घी भी डाल दीजिए। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद चावल जब डालेंगे ना तो अच्छे से वो छोड़ देगा कढ़ाई। हाँ। और चिपकेगा नहीं। हाँ। तो 2 चम्मच आपको घी भी डालना है। बहुत ज्यादा घी नहीं पड़ता है, बाकी जैसे हम लोग बेसन के लड्डू में या इन सब में पड़ता है उतना नहीं घी पड़ता है, लेकिन हाँ कम में अच्छे से बन जाता है। तो भाई ये तो बहुत मजेदार मिठाई बनेगी। अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर आते हैं। और मजेदार हो जाएगा फिर तो। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ, हमको 2 जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ, हमको 2 जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हम
जहां से प्यारा है एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप है, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले तो बुआ क्या चलते चलते एक स्वास्थ्यवर्धक लड्डू की बात हो जाए। बात हो जाए, बनाओ बताओ। हलीम के लड्डू। अरे वाह। हलीम में एक तरह का बीज होता है। हाँ। तो 100 ग्राम हलीम ले लें, 1 कप गुड़ ले लें, 1 कप नारियल पानी ले लें, 2 कप ताजा नारियल कद्दूकस किया हुआ। अच्छा। और 1/4 चम्मच जायफल पाउडर ले लें, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर ले लें। हाँ। और थोड़े से कटे हुए मेवे जी, आपकी इच्छा अनुसार। हाँ, मेवा तो आप जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास होगी, इसीलिए मतलब उसका मतलब यही है कि जी। तो सबसे पहले एक बाउल में हलीम बीज और 1 कप नारियल पानी डाल के करीब 2 घंटे के लिए भिगो दें। अच्छा। फिर नारियल पानी नहीं है तो नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे मिठास आएगी, अच्छा लगेगा। हाँ। फिर अब एक पैन लें, उसमें हलीम बीज, गुड़ और नारियल डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हाँ। फिर 15 मिनट के बाद गैस बंद कर दें। इसमें जायफल पाउडर, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डालें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके जब खाएं और खिलाएं। लड्डू बना लें। अच्छा, अभी लड्डू बनाना था, सॉरी, हमने सोचा कि खाएं और खिलाएं शुरू कर दिया हमने। लड्डू बना, चम्मच से भी खा सकते हैं। हाँ, चम्मच से भी खा सकते भाई, लेकिन फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि अच्छा बनाइए, खाइए, खुश रहिए। और सबसे आसान है कि कुछ नहीं बनाने का मन है तो ढेर सारी मूंगफली जो छिलके वाली होती है ना, फोड़ फोड़ के जब खाने वाली लेकर बैठ जाइए, चटपटा नमक लेकर बैठ जाइए मसालेदार, और उसको खाइए। लेकिन बस कचरा मत करिएगा। तुम ऐसे क्या देख रही हो? बस यही है व्यंजन। अरे बुआ, आप तो कितने मजेदार अभी मटरी जो आपने एक बनाई थी, बेसन भरी वाली। तो अगली बार कार्यक्रम में बता देंगे ना। अच्छा, आज वो थोड़ा सा समय चाहिए क्योंकि बेसन अलग बनाना है, भरावन वाला बनाना है, तो उसमें सारा मसाला पड़ेगा, थोड़ा सा मोइन पड़ेगा, नमक पड़ेगी, अजवाइन पड़ेगा, हींग, लाल मिर्च पड़ेगी। उसका सान के रख लीजिए। और ऐसे ही मटरी का जो मैदा बनता है वो सान के रख लीजिए, उसमें भर के बेसन बेल लीजिए, थोड़ी मोटी इसको बेलना होगा। उसके बाद उसको गोद लीजिए, उसका तल लीजिए। तुमने सुन लिया, चाकू से हो गया व्यंजन। एक और व्यंजन हो गया। तो ये बहुत स्वादिष्ट लगती है, ये आम के अचार के संग और अच्छी लगती है। मिर्ची के अचार के साथ भी बुआ बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपकी इच्छा के अनुसार है कि आप मिर्ची के अचार के साथ खाएं या आम के अचार के साथ, लेकिन जो भी खाएं
अच्छे खुश मन से बनाएं और खुश दिल से खाएं, खिलाएं। लेकिन एक बात है कि साथ में थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखते हुए सुबह शाम फल वल का भी सेवन करते रहें। ये सब बना तो रहे हैं, सब लोग परेशान होते हैं, कहते हैं कोई खाता नहीं। खाते भी सब लोग हैं, बनाते भी हैं, खूब बिकता भी है, सब कुछ होता है, लेकिन त्योहार का यही मजा भी होता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो खूब मजे लीजिए, लेकिन बाकी चीजों का भी ख्याल रखिएगा। हाँ, और हमें अब दीजिए इजाजत। आप सभी को राजुल और बुआ का नमस्कार।